प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन में हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दोनों कविताएं गीत गाने दो मुझे और सरोस्मृति के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहली कविता गीत गाने दो मुझे के पहले प्रश्न पर। कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई है? देखिए, जो हमारे कवि हैं निराला जी, वो ओजस्वी प्रवृत्ति के हैं, एक विद्रोही स्वभाव के हैं। मतलब उन्हें कोई भी चीज़ जो भी गलत है वह उसे पूरी तरह नहीं सहते, उसका विरोध करते हैं। वे क्या कह रहे हैं, जो उस समय की स्थितियां थीं, जिस समय उन्होंने कविता लिखी उस समय की स्थितियों को लेते हुए वो कहते हैं, जो मनुष्यों की जो पीड़ा को वो देख रहे हैं और उनके व्यक्तित्व जीवन में जो भी मतलब व्यक्तिगत आपने देखा था, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी माँ, सबका एक एक करके निधन हो जाता है। तो उनकी व्यक्तिगत और समाज दोनों की जो पीड़ा है, दोनों की जो समस्याएं हैं, वह वेदना के स्वर में उनकी कविता में मुखरित हुई हैं। गीत गाने दो मुझे में वे विश्व की तथा जो अपनी व्यक्तिगत जो पीड़ा है दोनों को ही व्यक्त कर रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से। और लेकिन साथ ही साथ क्या है, जो संघर्ष वो कर रहे हैं उसके कारण जो हताशा और निराशा अब उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, मन में जो व्याप्त निराशा है, दुख है, उसके कारण जो कंठ है, जिससे कह सकते हैं एक स्वर निकलता है, वह अवरुद्ध हो रहा है, वो रुकता जा रहा है, जिसे वे कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए कहा कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, मनो मृत्यु समीप आ रही है और अब जैसे किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ठग ठाकरों से कवि का संकेत किसकी हो रहा है? कल मैंने कविता में बताया भी था पढ़ाते हुए। ठग ठाकरों से निराला का अभिप्राय पूंजीवादी सत्ता से है, जिन्हों जो शोषण, जो मतलब गरीब वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, उनकी जो पूंजी उनको भी छीन लेते हैं। जो उनके रास्ते का, उनके जीवन का एक पाथ्य होता है, उसे भी वह छीनने में संकोच नहीं करते। और कविता के द्वारा वंचितों को, दमितों को और शोषितों का यहाँ साथ देते नज़र आते हैं हमें कवि। और उन्होंने ठग ठाकुरों के माध्यम से जो जमींदार हैं, पूंजीवादी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उन पर प्रहार किया है, उनको संकेत किया है। ठीक है, अगला देखो, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करिए। कवि क्या कहते हैं, समस्त मानवता को संबोधित कर रहे हैं कि उन्हें निराशा की इस परिधि से निकालने के लिए, जो निराशा चारों ओर घिर गई है, उससे निकलने के लिए उत्साह की आग से गुजरना होगा। जल उठो मतलब उत्साह, अपने अंदर भीतर एक ज्वाला जगानी होगी, एक कह सकते हैं ना सकारात्मक सोच की अग्नि से ही ये सभी जो बुराइयां हैं ख़त्म हो पाएंगी। और तभी और उस जो हमारे भीतर जो सकारात्मक सोच की उष्णता है, उससे निराशा बिल्कुल निस्तेज हो जाएगी और बादल बनकर उड़ जाएगी। ठीक है, आगे देखें, प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है। बिल्कुल सही पूछा है इस प्रश्न में। हम इस कथन से या इस प्रश्न से पूर्णतः सहमत हैं। ये जो कविता है गीत गाने दो मुझे, ये निराशा और पीड़ा से लड़ने की ताकत देती है। शुरू में तो बताते हैं कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, सारी हताशा, निराशा, दुख, परेशानियों को कवि व्यक्त करते हैं, लेकिन अपनी अंतिम पंक्तियों में वो जो है लोगों को संबोधित करते हैं कि उठो, जल उठो फिर सींचने को। जो पंक्ति है यह बताती है कि चाहे कितनी निराशा हो, चाहे जितने कष्ट हों, संघर्षों से गुजरना पड़े, लेकिन हिम्मत व्यक्ति को नहीं हारनी चाहिए, उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और अंततः अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहिए, चाहे धाराएं कितनी ही विपरीत क्यों ना हो। ठीक है बच्चे,
आगे बढ़ते हैं। सरोज स्मृति। सरोज के नववधु का वर्णन अपने शब्दों में लिखो। जो नववधु के रूप में जब वो आई थी तो उसे आपने बताना है। आप बोलेंगे सरोज पर कलश का शुभ जल पड़ रहा है, उसका जो है कलश जो है उसका अभिषेक कर रहा है। वह अपने पिता को देखकर मंद मंद मुस्का रही है और उसके मुस्कान ऐसे लगती है जैसे होठों पर बिजली चमक उठी हो। और उसके बाद उसके हृदय में अपने प्रिय अपने पति की सुंदर छवि प्रतिबिंबित हो रही है। उसके चेहरे पर भी उसी के कारण एक अलग ही आभा मुखरित हो रही है। ठीक है। और इसी का मतलब और लज्जावश उसकी आंखें जो हैं नत नयन मतलब आंखें झुकती हैं और ऐसा लगता है जैसे आंखों का सारा आलोक जो है मुखमंडल पर आ गया है। और साथ ही साथ कवि को उसमें अपनी दिवंगत पत्नी का रूप भी दिखाई पड़ रहा है। दूसरा प्रश्न, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई है? देखिए, सरोज का विवाह का समय है और विवाह के समय विवाह एक इतना शुभ अवसर होता है जिसमें आत्मीय जन जो नहीं हैं उनका याद आना स्वाभाविक है। और यहाँ सरोज की माँ अगर होती तो सरोज को बहुत सारी सीख देती, उसको तैयार करती, उसको सजाती। ये सब सोचकर निराला जी को अपनी पत्नी की याद आती है। और दूसरा, जब सरोज तैयार होकर आई हैं तो उनका जो सौंदर्य है पूरी तरह जैसे उन्होंने माँ के रूप को धारण कर लिया है, इसलिए भी निराला जी को अपनी पत्नी की याद आती है। वो कहते हैं आकाश बदलकर बना मही, आसमान जो है वह धरती पर उतर आया, अर्थात पत्नी जो है वह उन्होंने रूप धारण कर लिया है। किसका? सरोज का। आगे देखें, आकाश बदलकर बना मही। देखिए जो मैंने बोला वही फिर से पूछा गया। मैं आकाश और मही शब्द किनकी ओर संकेत करते हैं? आकाश कवि की पत्नी की ओर संकेत करता है और मही पुत्री की ओर। कवि की पत्नी की ओर आकाश इसलिए कहा गया क्योंकि उनका स्वर्गवास हो गया है और वह उन लोगों के बीच नहीं है, इसलिए कवि उन्हें आकाश की संज्ञा देते हैं। और धरती पर उनकी पुत्री है जिसका विवाह हो रहा है, इसलिए वह उसे मही अर्थात भूमि कहते हैं। और चूंकि सरोज के रूप में पत्नी का रूप साकार हो रहा है, इसलिए वह कहते हैं आकाश बदलकर बना मही। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? आपको मैंने बताया सरोज के विवाह में कोई भी आत्मीय जन नहीं आया था क्योंकि निराला जी ने अपनी बनी बनाई परिपाटियों को तोड़कर उन सब से अलग तरीके का विवाह कर रहे थे जिसे सभी उनके परिवारजन नाराज़ हो गए थे और उसके विवाह में नहीं आए। ना ही इन्होंने निमंत्रण भेजा, ना कोई जागरण हुआ, ना विवाह गीत गाए गए, कुछ भी विवाह जैसा वहाँ प्रतीत नहीं हो रहा था। पूरी तरह से नवीन विवाह हम कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये प्रश्न आप सभी कर लें, बाकी प्रश्न हम कक्षा में हल कर लेंगे। और इसके साथ ही साथ अपने कॉपी में करने के बाद GCR में आप पोस्ट भी कर दें।